Hello, my dear students. Myself C. Aditya Sharma, your faculty for CA Intermediate Group 1 Cost and Management Accounting and CA Intermediate Group 2 Financial Management and Economics for Finance. दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी थियोरी क्लासेस। तो इन थियोरी क्लासेस के थ्रू एक सब्सटैंशियल पार्ट कवर हो जाएगा हमारे सिलेबस का, और थियोरी पार्ट हमेशा यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थियोरी की क्लासेस, जिसके अंदर मैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, और जैसे ही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको यही सारी चीज़ें समराइज फॉर्म में चालू करवा दूंगा। थियोरी का वेटेज कंपेरेटिवली ओवर द ईयर कम 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 होते जा रहा है, लेकिन बेटा चैप्टर नंबर 1 के अंदर से थियोरी आती है, तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा चैप्टर नंबर 1 पे। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम बिना किसी समय की बर्बादी के चैप्टर नंबर 1 की थियोरी। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, अभी हम मई 2023 अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर क्लासेस, जिसके अंदर करेंगे हम पहले थियोरी पार्ट कवर हो जाने के बाद हम करेंगे रिवीजन। बेटा मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो थियोरी है वो हर चैप्टर में से आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा थियोरी जो आती है वो चैप्टर नंबर 1 से ही आती है। तो हमारा फोकस चैप्टर 1 पे बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा जो चैप्टर हैं, मटेरियल हैं, लेबर हैं, ओवरहेड्स हैं, उस पर जनरल थियोरी बहुत आती है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खैर वो मैं आपको चलती क्लास में अक्सर लिखवा ही देता हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि थियोरी कैसे पढ़नी है। इवेंचुअली इंस्टीट्यूट ने थियोरी का वेटेज कम करना चालू कर दिया। इनिशियली थियोरी बहुत ज़्यादा आ रही थी, हर क्वेश्चन के साथ आ रही थी, अभी उन्होंने थोड़ा कम करना चालू किया है। अभी आने वाले मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू हमको और पता चल गया है कि भैया और कम कम पूछ रहे हैं थियोरी, तो हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। मोस्टली चैप्टर 1 के अंदर से ही थियोरी आती है, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको टिक बाद में करवा दूंगा, पर अभी तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। आई एम फीलिंग सो गुड कि भैया ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज कमिंग परफेक्ट दीज डेज, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यस, ओके, सो लेट्स बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 इसकी थियोरी हम स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके शॉर्ट कॉम्प्रेस्ड कंसाइज नोट्स भी आएंगे, लेकिन अभी हमारा डिटेल में चर्चा करने का समय है, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा इनिशियली। बाद में मैं इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हाईलाइट करके एक समरी बुक दे दूंगा, और हम उसे एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो वी हैव सफिशिएंट टाइम इन अवर हैंड। सो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी क्वेश्चंस। बेटा हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। मैं आपको बता दूं बेटा, ये तीनों टर्म्स वैसे तो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, पर इनमें नोटेबल डिफरेंस है। आइए इन डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेटा कॉस्ट की। What do you mean by cost? Cost is nothing but an expense which is either incurred or it is attributable, जो actual भी हो सकता है, notional भी हो सकता है। मतलब cost is nothing but expense। मैंने आपको लिखवाया भी जब क्लास में कवर करवाया था, बट अभी यहाँ पर हमको कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं देखनी है, हमें उसके आगे की डेफिनेशन देखनी है। तो लेकिन मैं कॉस्ट की आपको एक डेफिनेशन बता दूँ। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, विच इज इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल, जो किया है या चढ़ाया गया है। चढ़ाया गया मतलब जैसे ओवरहेड्स चार्ज करते हैं उस तरीके से, जो एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है। नोशनल मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकता है, तो ये होता है कॉस्ट। अब चर्चा करते हैं बेटा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग मीन्स मेथड्स एंड टेक्निक टू डिटरमाइन कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंग्लैंड, डिफाइंड कॉस्टिंग एज मेथड्स एंड टेक्निक। बस इतना ही याद रखना है आपको। CIMA याद नहीं रखा तो भी चलेगा बेटा, यहां पर आपको करना है मेथड्स एंड टेक्निक टू डिटरमाइन कॉस्ट, मींस कॉस्टिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग की। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, हमें आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, रिकॉर्ड और समराइज करना पड़ता है। सेम गोज हियर।
CIMA डिफाइंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, मतलब बेटा कॉस्ट है, अब उसे अकाउंट कैसे करना उसके बारे में बात कर रहे हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट from the point at which expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with the cost center and cost unit. इसका मतलब ये बेटा आपने एक बार कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लो, अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, मेथड एंड टेक्निक तो हमें पता चल गई है, कॉस्टिंग पता चल गई है. अब बेटा जब उसको एक्चुअली हम रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. So the process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with cost center or cost unit. In its widest usage, it embraces the preparation of statistical data, the application of cost control method, and ascertainment of profitability of activity carried out or planned. ये बेटा CIMA की डेफिनेशन है. ऑफकोर्स आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बेटा आप सिंपली लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग. ठीक है. Schilling law has defined cost accounting as body of concept, method, procedure used to analyze, measure or estimate cost, profitability and performance of individual product, department or other segment of company's operation for either internal or external use both, and to report on this question to the interested parties. अब ये जो डेफिनेशंस है ना बेटा, कुछ आई है हमें CA कोर्स से, कुछ आई है CMA कोर्स से. मैं दोनों पढ़ाता हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल रखी है, बट आप कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting involves identifying, classifying, recording and summarizing. Give me a second. ठीक. ओके. सो भैया कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस विच इज आइदर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल, एक्चुअल या नोशनल, सब चलेगा बेटा इसके अंदर. फिर मैंने आपको कॉस्टिंग बताया. कॉस्टिंग का मतलब होता है मेथड्स एंड टेक्निक. फिर मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग. अब बेटा आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो बहुत अलग लैंग्वेज है और आप अलग लैंग्वेज लिखवा रहे हो. दोनों एक्सेप्टेबल है और कॉस्टिंग की थियोरी के अंदर लैंग्वेज थोड़ी लूज रही तो भी चलता है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटेंसी. बेटा कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि कॉस्टिंग को कुछ इस प्रकार से करना, कॉस्टिंग को कुछ इस प्रकार से करना और उससे ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट करना जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. बेटा कॉस्टिंग आपको समझना पड़ेगा, ये कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो है नहीं. आप इन रिकॉर्ड्स को इसलिए मेंटेन कर रहे हो ताकि आपको कोई एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन मिल जाए. तो जैसे हम अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. तो CIMA has defined cost accountancy as application of costing and cost accounting principle, method and technique to the science and arts and practice of cost control and to ascertainment of profitability
इट इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव देयर फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो भैया कॉस्ट अकाउंटेंसी डेफिनेशन वाइज बहुत सिंपल है। कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलता है इट इज नथिंग बट डूइंग कॉस्टिंग फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो भैया आप कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग इस प्रकार से करिए कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट टू टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, सीएमए के अंदर ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 2 के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, आपको अभी है लेकिन उनको वहाँ पे और ज़्यादा ग्रेव डिटेल डेप्थ में दे रखा है एंड इट इज़ फार मोर इंटरेस्टिंग देयर। समझ में आई जी बात? ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। समझ में आई? चलिए जी बढ़े आगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पढ़ते हैं बेटा मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलो। सबसे पहला है बेटा कॉस्ट डिटरमाइन करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही कॉस्ट डिटरमाइन करना। दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट पोस्ट कॉस्टिंग मेथड। पोस्ट कॉस्टिंग मीन्स analysis of actual information as recorded in financial record. It is accurate and is useful in the case of cost plus contract where the price is to be determined finally on the basis of actual cost. तो देखिए बेटा cost accounting is useful in determination of cost. Now you will say सर कॉस्ट डिटरमाइन करके क्या करेंगे? कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। बहुत सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट आपको बताता हूँ। जब घर में फर्नीचर बनते हैं ना बेटा, वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जो वहाँ पे कारपेंटर रहता है वो क्या बोलता है, भैया जितना भी मटेरियल और जितना भी सब कुछ लगेगा मैं उसके ऊपर और मजदूरी लूँगा। मतलब एक तरह से खर्चे के ऊपर बेटा वो लोग अपना कमाई जोड़ते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर समझो मुझे 1,000 रुपये का वुड और सभी मटेरियल लग रहा है तो मैं इस पर 40% अपनी मजदूरी जोड़ूंगा। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रॉफिट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट डिटरमाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। जब कॉस्ट डिटरमाइन होता है कंपनी उसके ऊपर अपना मार्कअप ऐड करती है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफकोर्स कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट टू यू, कॉस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। द रीज़न इज इसकी मदद से बेटा आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी है और अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे। Next is continuous costing method. Continuous costing aim at collecting information about cost as and when the activity takes place. So as soon as the job is completed, the cost of completion would be known. This involves careful estimate being prepared of overheads. In order to be of any use, costing must be on continuous basis. बेटा continuous basis पे cost record करते रहो तो आप जैसे ही वो एक्टिविटी एंड करोगे you will come to know about your expenses. फॉर एग्जाम्पल इफ टुडे आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, जैसे जैसे मैं खर्चा कर रहा हूँ मुझे वैसे वैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जैसे मेरी ट्रिप एंड होगी मुझे मेरे सारे खर्चे का ब्यौरा डिटेल मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बताइए। टुडे आई एम सो मच हैप्पी क्योंकि मैंने इतना अच्छा स्टूडियो सेटअप बना दिया। लाइटिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, साउंड इज़ परफेक्ट, वीडियो क्लैरिटी इज़ देयर, साउंड क्वालिटी सुपर्ब आ रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई पोजिशन इज़ ऑल्सो वेरी मच लाइक एक्यूरेट नाउ, फीलिंग गुड। व्हाट डू यू से? Now there is one more studio which I am making that is going to be a standing studio. तो जहाँ पे अभी ये सिटिंग स्टूडियो है, ये मैं इमरजेंसी में यूज़ करूँगा, लेकिन अभी एक मेन स्टूडियो और है जिसके अंदर मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल, मच मोर इंटेंस एंड देयर आई विल बी टीचिंग स्टैंडिंग। ये एक रखा है मैंने स्पेयर में, जब कभी थक जाऊँ या मुझे बस ऐसे बैठ के पढ़ाना है, सो आई एम कीपिंग दिस। तो बताइएगा कैसा लगा? आई एम फीलिंग गुड।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला हो गया बेटा, सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आपने इतना भी लिख दिया ना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, पहला ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिया टू असर्टन कॉस्ट, वो भी चलेगा। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट डिटरमाइन करना। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ऑफ कोर्स आपको पता है बेटा, मार्केट के अंदर सेलिंग प्राइस, ये बात जान के आपको धक्का लगेगा, मार्केट के अंदर कभी कभी सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके बताई जाती है, लेकिन अधिकांश केस में, मेजॉरिटी केस में बेटा हमें कॉम्पिटिटर को देख के हमारी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो आप कहेंगे सर इसमें कॉस्टिंग करके क्या फायदा, कॉस्ट जितनी लग रही है सो लग रही है और सेलिंग प्राइस आप डिटरमाइन कर नहीं रहे हो। हाँ, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉस्ट डिटरमाइन करके मतलब है, यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस फिक्स है, तो ऐसे समय कॉस्टिंग किस काम की, प्रॉफिट डिटरमाइन करते आएगा ना बेटा मेरे को एक्चुअली। Generally, the selling price of the product is influenced by market conditions which are beyond the control of any business. However, since selling price cannot be fixed below the cost, it is necessary to rely upon the data supplied by cost accounting. ये बात तो सत्य है कि भैया मेरी कॉस्ट कितनी भी आ रही होगी, अगर उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और सेलिंग प्राइस भी मेरे कंट्रोल में है, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट मेरे कंट्रोल में, बट एटलीस्ट आई कैन स्टॉप सेलिंग दैट पर्टिकुलर गुड। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा जा रही है, सेलिंग प्राइस मुझे मार्केट को देख के कम रखनी पड़ी है, इन दैट केस आई कैन डेफिनेटली स्टॉप। तो बेटा बस यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉस्ट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें सेल करना है या नहीं करना है ये भी डिटरमाइन होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए ये दो बहुत अलग अलग चीज है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन आर टू डिफरेंट। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है बेटा आपको सिर्फ कंट्रोल करना है, यानी निर्धारित दिए गए बजट के अंदर कॉस्ट रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी मम्मी को बोलता हूँ मम्मी ये घर के लिए 50,000 रुपये रखो और इसके अंदर खर्चा करना है, तो दिस इज कॉस्ट कंट्रोल, कि मम्मी 50,000 रुपये के अंदर ही घर के सारे खर्चे मैनेज कर रही हैं। बट कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन के अंदर मम्मी कोई ना कोई एक ऐसा तरीका जुगाड़ निकालेंगी कि विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी, क्वालिटी खराब किए बिना जो चीजें चाहिए वही आए और कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस हो जाए। देखिए कॉस्ट कंट्रोल का काम क्या है, निर्धारित बजट के अंदर, गिवन बजट के अंदर बेटा आपको बेस्ट आउटकम निकालना है। लेकिन बेटा कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप भैया सेम क्वालिटी डिलीवर करने की कोशिश करो कम कॉस्ट के अंदर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में, तो दोनों बेटा हमें को कॉस्ट अकाउंटिंग से फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं। Cost control means taking proper action by the person responsible for carrying out the job if there is any deviation मतलब movement from the goal and target set by the company. To exercise such control, the following steps should be taken. ये छोड़ दीजिए, हमें सेपरेट क्वेश्चन है इसके ऊपर, और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट इम्पेयरिंग और विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी। कॉस्ट रिडक्शन में बी डिफाइंड एज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर without impairing their suitability for the use intended or diminution of quality of product. It involves elimination of wasteful element from design of the product and from the technique carried out in connection therewith. It does not include reduction in expenditure arising from reduction in taxation or similar government action or effect of price agreement. देखिए क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन के अंदर ये नहीं है कि टैक्स रिड्यूस हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया तो आप बोलेंगे हमने कॉस्ट रिड्यूस कर ली, नहीं, वो नहीं किया है आपने, वो अपने आप हो गया है। हेलो रुचिका अग्रवाल, जयेश मंगलानी, हेलो बेटा, हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, वेट अ मिनट, हाउ आर यू, हाँ जी, वेलकम welcome to the theory class. Sorry, it is unannounced. Actually, it was pre-announced. The date got changed. Lecture की date change हो गई because of system issues. ये आज फिर ले रहा हूँ, but never mind. Playlist is going to be there with you. I am good, Ruchika. How are you?
ऑल गुड? यस। सो ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला मोटिव क्या है? कॉस्ट डिटरमाइन करना, दूसरा सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, तीसरा प्रॉफिट डिटरमाइन करना है, वो आगे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, चौथा पहला कॉस्ट डिटरमाइन करना, प्रॉफिट डिटरमाइन करना, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, चौथा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आप इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे लिख सकते हो। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है? गिवन बजट के अंदर बेटा आपको एक्टिविटीज कैरी करनी है, एंड कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या करना पड़ता है? परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ कॉस्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग कहिए, ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के लिए नहीं करते हैं हम लोग, ये हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, इंटरनल रिपोर्टिंग है। सो योर कॉस्ट अकाउंटिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको इस प्रकार की, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल कर दूंगा मैं, प्लेलिस्ट बनने वाली है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो है ना 1 नवंबर से स्ट्रीमलाइन होने वाली है। सो 1 नवंबर से सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, डिटेल्ड मैनर में, डिफाइंड तरीके से होगा। सो गोइंग टू कम ऑन दैट एज वेल। अभी तो बस शुरुआत करनी थी इसलिए मैंने कर दिया। 1 नवंबर से बेटा आप लोगों को 1-1 घंटे के ही वीडियोस आया करेंगे, एंड देन एट लास्ट वी विल मर्ज देम। ठीक है जी, ओके। फिर मैं आपको अपने स्टूडियो का टूर भी दे दूंगा। ओके, तो असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन out of 2 or more alternative course. For making such choice, it is necessary to make comparison of the outcome which may be arrived under different alternative. To facilitate such comparison, information provided by cost accountant is important. In short, cost accounting should be done in such a manner that it is beneficial for management in decision making. बस। तो भैया आपसे पूछा जाए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द एम्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है? डिटरमाइन कॉस्ट, डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, डिटरमाइन प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, एंड लास्ट इज हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन बोली है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने ड्राफ्ट किया है। पढ़ते हैं। A factory manufactures only one product in one quality and size. The owner of the factory चाहिए वहाँ पे, the owner of factory states that he has a sound system of financial accounting which can provide him with unit cost information, and as such he does not need a cost accounting system. State your argument to convince him the need of इंट्रोड्यूसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया एक फैक्ट्री है जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी एक ही है, साइज भी एक ही, भैया एक सिंपल सा प्रोडक्ट बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपने वो देखा है क्या कि बैंडेज रहता है, बैंडेज रहता है, तो बेटा वो जो बैंडेज रहता है वो कॉटन वाला, वो एक ही साइज में आता है, इतना सा। मैं वो नहीं बोल रहा हेंसाप्लास्ट वगैरह का जो आ रहा है, वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कॉटन जो रहता है ना, वो बैंडेड की तरह जो यूज़ करते हैं, वो एक ही साइज में आता है, एक ही क्वालिटी आता है बेटा, एक ही शेप आता है उसका, तो बस एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बोल रहा है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की। अब आपको एज अ अकाउंटेंट ये आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना है कि दैट यू नीड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, वो बोल रहा है मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप चाहे तो चेक कर लो। तो भैया ये है सवाल। हाँ जी, तो बताइए आपको अभी तो दोनों आर्ग्यूमेंट सही लग रहे होंगे। पहली बात तो हमको प्रूव करना है कि इनको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों चाहिए, और दूसरी ओर बेटा इसका भी हमको सही लग रहा है तर्क कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, सेम टाइप का सिंपल सा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या ही जरूरत है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ।
सबसे पहले तो मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। अब मटेरियल तो एक जैसा ही लगना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट एज यू नो अगर हम EOQ मॉडल फॉलो करते हैं बेटा, तो हम एक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट और हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि हमारा टोटल कॉस्ट कम हो सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा बेटा, तो कंपनी रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी स्टॉक अच्छे से डिटरमाइन कर सकती है। मोर ओवर कंपनी डिस्काउंट के लिए भी नेगोशिएट कर सकती है। तो यस, मटेरियल ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने एक अलग बात है, पर उसके साथ खेल जो सकते हैं वो भैया आप अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रखेंगे तो ही होगा। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट लेबर, माना कि आपको एक जैसी लेबर लगती है, बट यू कैन इंट्रोड्यूस सम इंसेंटिव स्कीम टू अवॉइड वेस्टेज एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बेटा। इससे लेबर का भी फायदा होगा, अल्टीमेटली आपका भी फायदा होगा, राइट और नॉट। तीसरा, अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रखते हैं तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट सही तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं ओवरहेड्स चार्ज करके। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको ओवरहेड्स का टोटल मिल जाएगा, लेकिन वो पीरियड के एंड में आता है बेटा। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे कॉस्टिंग करनी है, तो ओवरहेड्स का भी कैलकुलेशन इजीली हो सकता है, सही तरीके से हो सकता है। मोर ओवर ओवरहेड्स के ऊपर एक कंट्रोल, एक चेक लगाया जा सकता है। फिर बेटा कई बार ना कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग पे वर्क करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, लेट से मुझे एक प्रोडक्ट बनाने के अंदर कच्चे माल रॉ मटेरियल का वेरिएबल खर्चा आता है बेटा 20 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपए आ रही है पर यूनिट। हाल फिलहाल मेरे पास एक कस्टमर आया, बोलता है साहब मेरे को ये माल 25 में चाहिए। अगर मैं टोटल कॉस्ट सिस्टम फॉलो करूंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, आई एम अंडर सेलिंग इट। बट बेटा अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग देखूंगा तो भैया ऐसे ना वैसे फिक्स कॉस्ट तो लगनी है, एटलीस्ट मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर लूं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल फॉर यू। इनफैक्ट बिजनेस जब शट डाउन होता है, बिजनेस को शट करना या कंटिन्यू करना, उस टाइम पर भी ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, ये तो हो गया। इसके बाद बेटा कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर सकती है ताकि कंपनी अपने प्रोडक्ट का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कर सके। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा, पढ़ते हैं। The management of any business concern expect detailed cost information in respect of its operation to equip their executives with relevant information for planning, scheduling, controlling। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट रहेगी बजटिंग बेटा। बजटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखी जाती है कंपनी के अंदर। आप अगर अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसके अंदर बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। सो एवरीथिंग व्हाट यू हैव प्लान्ड, इज इट गोइंग इन प्रॉपर डायरेक्शन और नॉट, वो पता चल जाएगा आपको बजटिंग के थ्रू। सो पहला पढ़ते हैं बेटा, कंट्रोल ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंस्टिट्यूट अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट में भी एक्सरसाइज बाय ensuring uninterrupted supply of material and spare of production, avoiding excessive blocking up of fund by use of technique like value analysis, economic order quantity, then economic order quantity के बाद बेटा reorder levels। बस ये सारी चीजें बोलनी है। हो गया, shall we move? Okay, दूसरा है कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। इट कैन बी कंट्रोल्ड इफ द वर्कर कंप्लीट देयर वर्क विद इन द स्टैंडर्ड टाइम लिमिट। रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर एंड आइडल टाइम हेल्प इन कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट। समझ में आया आपको बेटा? आप इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेबर का आइडल टाइम अवॉइड कर सकते हो। दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कंस्टिट्यूट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस which are incurred in factory, office and sales department. They are part of production and sell cost. Such expense may be controlled by keeping strict check on them. Strict check मतलब बेटा कंट्रोल करना। Measuring efficiency, चलिए मान लिया आपके पास अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, बट आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो पता कैसे चलेगा? So for that matter you have to make budgets. For that matter you have to compare it with the standard set. So बस measurement of efficiency.
For measuring efficiency, cost accounting department should provide information about standard and actual performance. मतलब आपको बेटा यहाँ पे standard costing की मदद लगती है. See, cost accounting is helping you in many ways, in many possible ways, but financial accounting is just concerned with recording of it. Next है budgeting. Budgeting का मतलब क्या होता है बेटा? Coming period को forecast करना. Financial accounting is done at the end of period. ठीक है, बजटिंग इज डन फॉर द कमिंग पीरियड. सो डिटेल्ड एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज एंड अमाउंट आर ड्रॉन अप बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच एक्टिविटी. दिस इज डन टू एंश्योर अ कोर्स ऑफ एक्शन एंड मेजर वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस करस्पॉन्ड विद द एस्टिमेट और बजटेड परफॉर्मेंस. द प्रिपरेशन ऑफ बजट इज द फंक्शन ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. सो बजट बहुत सिंपल होता है बेटा. बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड एक्सपेंस और एस्टिमेटेड इनकम की डिटेल निकालना. ठीक है, इट इज ऑल एस्टिमेटेड एंड फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द डेविएशन. बजट के अनुसार चल रहा है या नहीं ये पता चलेगा. देखिए बेटा, अगर मान लीजिए आप रोज पढ़ते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता आप कम पढ़ रहे हैं ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आपका सिलेबस कभी कंट्रोल में ही नहीं आएगा. हो सकता है आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप कम पढ़ रहे हैं, बट पहले आपको बजट तो पता होना चाहिए. सिमिलरली पहले आपको एक पता तो होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं. फिर उसके हिसाब से पता चलेगा कम पड़ रहे हैं ज़्यादा. सेम कंपनी को भी पता नहीं चलता उसका परफॉर्मेंस सही है या गलत है. ज़्यादा खर्चा हो गया कम खर्चा हो गया, कितना मटेरियल ज़्यादा लग गया है कम लग गया है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग गई है कम लग गई, पता नहीं चलता है. फॉर दैट दे प्रिपेयर बजट, स्पेशली फ्लेक्सी बजट. फ्लेक्सी बजट इज सच ए इंपॉर्टेंट टूल. नेक्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन. ऑफ कोर्स वी नो प्राइस डिटर्मिनेशन. बेटा देखिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो अगर हम सही तरीके से कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे ऑफ कोर्स वी विल बी एबल टू चार्ज प्रॉफिट. सर जब एक ही गुड प्रोड्यूस कर रहा है तो ओवरहेड कैसे हेल्प करेगा? कंपनी को तो पता होगा ना कि कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो प्रोडक्शन में कर रहे. बात सही है आपकी. यू आर सेइंग सर जब एक ही प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाया जा सकता है. जितने यूनिट प्रोड्यूस करे जितना ओवरहेड्स लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ये आपकी बात बिल्कुल सही है. लेकिन बेटा आपके जो ओवरहेड्स लगते हैं आप खुद जानते हैं. पहले आप ओवरहेड्स रिकवरी रेट निकालते हो. ओवरहेड्स रिकवरी रेट के लिए आपको बजटेड ओवरहेड्स पता होने चाहिए. बराबर है. अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करोगे बेटा? आप वो ओवरहेड्स पे चार्ज करोगे नहीं. बेटा ओवरहेड्स का मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट खर्चे इन्हें किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाए. उसी के लिए हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं. ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के लिए इस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन यूनिट मेथड बेस्ट है. लेकिन आपके पास एक्चुअल बिल आएंगे ईयर एंड में जो कि डिफर कर सकते हैं बेटा, और एक्चुअल प्रोडक्शन भी एंड में पता चलेगा कितना हुआ है. तो मैं क्या करूं बेटा? डे 1 से लेकर सेकंड लास्ट डे तक क्या ओवरहेड्स ही चार्ज नहीं करूं? यस, मुझे करना पड़ेगा. एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड यूनिट्स निकालना पड़ेगा. वही कॉस्टिंग का पार्ट है. अगर आप बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो वो बोलेगा साल के एंड में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा. बेटा रुचिका समझी? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? आपको नहीं समझा है पार्ट? ऐसे लिखो सर आई डिडंट अंडरस्टैंड. हाँ करना होगा. नेक्स्ट है कर्टेलमेंट ऑफ लॉस. कर्टेलमेंट ऑफ लॉस ड्यूरिंग ऑफ सीजन. देखिए क्या है, समटाइम इट इज वाइज टू स्टे आउट ऑफ द बिजनेस फॉर सम टाइम रादर देन रनिंग इन द ब्लडशेड. ठीक है, ब्लड बाथ में बेटा बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए. तो बस यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं. कभी कभी जब लॉसेस के पीरियड आने वाले रहते हैं ना, कंपनी शुड स्टॉप इट्स प्रोडक्शन एंड स्टे आउट ऑफ मार्केट फॉर सम टाइम. ऐसे कंपनी अपने कुछ नुकसान बचा सकती है. ऑल्दो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगी बेटा. जो आपका रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, वेजेस है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, बट स्टिल यू कैन मिनिमाइज द लॉसेस. Cost accounting can also provide information which will enable reduction of overheads by utilizing idle capacity during off season or by lengthening the season. Sometime बेटा it is possible for the company कि भैया हमारे ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं और हमारी फैक्ट्री, हमारी जो मशीनरी है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो प्रोडक्शन लाइन है, हम इसे रेंट पर देते कुछ टाइम के लिए ही सही. ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है.
तो कंपनी को सब डिटेल पता चलनी चाहिए ना। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का काम, समझे? आगे सॉरी एक्सपांशन। एक्सपांशन अगेन बेटा वही वाला जो 7th वाला पॉइंट है उसका अपोजिट पॉइंट बोल रहे हैं बस। कैमरा हल्का सा। एक्सपांशन अगेन सेम बेटा, जैसे हम कर्टेलमेंट, हम यहाँ पे ऑपरेशन रोकने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करें। कॉस्ट अकाउंट में ऑल्सो प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन of various level on the basis of which management may be able to formulate its expansion। ठीक है बेटा, देखिए जब आप एक्सपांड करते हैं ना, मैं आपको ना एक चीज़ बोलता हूँ, देखो आपको याद आता है क्या? हमने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा था जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कंटिन्यूस डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेवर अ यू शेप कर्व था बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एवरेज फिक्स कॉस्ट बनता कैसे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगा। अगर आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगा तो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट भी कम होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम होगा। तो भैया अगर कंपनी एक्सपांड करना चाहती है तो जब कंपनी एक्सपांड करेगी उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो वो प्रोडक्ट को सस्ते में भी दे पाएगी। तो ये सारी डिटेल भी तो बताना पड़ेगा ना बेटा एक्सपांशन से रिलेटेड। एक सेकंड, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड। ठीक, सॉरी। ओके, अराइविंग एट डिसीजन। बेटा ये जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं एक्सपांशन, कर्टेलमेंट, ये सब डिसीजन मेकिंग के लिए काम का। ये तो जो 9th वाला पॉइंट है बकवास है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द बिजनेस अंडरटेकिंग इन्वॉल्व करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द लाइकली इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग आर ऑफ वाइटल हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था बेटा। ये बोल रहे हैं कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट करो, इसके लिए कुछ आप आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ करो। तो हमने बोला भैया मटेरियल में सेविंग होगी, लेबर में बचत होगी, ओवरहेड्स में बचत होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, ओवरहेड्स के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एफिशिएंसी, बजट, एक्सपांशन, फिर अपने बिजनेस को रोकना, कॉन्ट्रैक्शन, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और भी कुछ एडवांटेजेस हैं बेटा, आपने इतने पॉइंट लिख लिए उतना काफ़ी रहेगा गाइस। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए भी तो उस कंपनी को सारे एक्सपेंस को इंक्लूड करना ही होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत है। ऐसा सेपरेट पॉइंट भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट। वो लिखा भी है ना इन्होंने, कहाँ पे लिखा है? प्राइस डिटर्मिनेशन, यही बताया।
प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते, पर इतना 9 पॉइंट काफ़ी है। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, लॉसेस एंड इनएफिशिएंसी ऑफ एनी फॉर्म। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, इनएफिशिएंसी पता चल जाती है, अनप्रोडक्टिव एरिया पता चल जाते हैं। जब आप सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करते हैं तो बेटा आपको अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट पहले ही पता चल जाता है। The application of cost reduction technique, operation research technique, and value analysis helps in achieving the objective in a concerned operation. Continuous efforts are made for finding new and improved method for reducing cost. तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती है, ऐसा बोल रहे हैं, पॉइंट इतना कुछ खास है नहीं। इट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग It is useful in identifying the exact cause of fluctuation in revenue of the business. It helps in identifying unprofitable product so that this may be eliminated or alternative measures may be taken. हेलो महक सोनी, हेलो महक। कुछ खास पॉइंट नहीं था, अनप्रॉफिटेबल एरिया वही पॉइंट नंबर 1। It provides the information to the management which is useful in making financial decision making to buy a product, make a product, reject, accept। ठीक है, तो देखिए कई बार ना इन हाउस मैन्युफैक्चर करना या आउटसोर्स करना ये डिसीजन रहता है। आप देखिए अधिकांश कंपनी, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी खुद कुछ बनाती ही नहीं है, सब कुछ आउटसोर्स करती है बेटा, सब कुछ बाहर से आएगा, सिर्फ असेंबल करके देते हैं, प्रॉपर असेंबलिंग क्वालिटी एश्योरेंस करके देते हैं, चेकिंग वगैरह करके देते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सब बनवाते हैं। बट द पॉइंट इज कि कंपनीज को कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं वेदर टू मेक इट और टू बाय इट। The use of marginal costing techniques helps the executive in taking short-term decision. It is very useful during the period of trade depression, as the order may have to be accepted less than total cost. मैंने क्या बोला, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ली, फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर हुई तो भी चलेगा। आप बोलेंगे क्यों चलेगा, फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही लगने वाली है। तो भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप अपने कच्चे माल का खर्चा और थोड़ा बहुत और रिकवर कर लो, फुल कॉस्ट तो वैसे भी रिकवर होने नहीं वाली आपकी। तो कभी कभी मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी यूजफुल होता है। It helps in price fixation, again a repetitive point. Selling price determined may be useful for preparing estimate of filling tenders। ये भी बात है, टेंडर कई बार आपको देने पड़ते हैं, तो पहले आपको कॉस्ट बताओ, तो आप उसमें अपना हल्का सा मार्कअप ऐड करो और फिर बेटा सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करो। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक लाइक वैरिएंस एनालिसिस point out the deviation from predetermined level and thus demand suitable action to eliminate such deviation in future। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, गलतियां पिन पॉइंट कर लेता है। आप इतना सब सुन लीजिए, आप वही 6-7 पॉइंट लिखना है बस आपने, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, बस। Cost comparison helps in control. Such a comparison may be made from period to period by employing uniform costing and interfirm comparison method. Comparison may be made in respect of cost of job, process or cost centers. Comparison, ठीक है। कंपैरिजन देखो कैसा होता है, कंपैरिजन अपने पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से भी होता है और अपने पीयर से भी होता है। The system of costing provides figure for use of government, wage tribunal and other bodies for dealing with a variety of problem price like price fixation, price control, tariff protection, wage level fixation। ये important है। I'll tell you what happens। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का रेट ना गवर्नमेंट डिटरमाइंड है, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है इसको। तो कॉस्टिंग का डिटेल मांगती है आपसे कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ पर हुआ, फिर आपको हल्का सा मार्कअप ऐड करके देते बोलते हैं ये रेट में सप्लाई करो, ठीक है। फिर बेटा गवर्नमेंट बेसिक प्राइस भी फिक्स करती है, कई बार प्राइस फिक्सेशन भी करवाती है कि भैया आपका इतना इतना कॉस्ट लग रहा है तो आपका प्रोडक्ट कम से कम इतने में तो बिकना ही चाहिए। तो पहले कॉस्टिंग का डिटेल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया?
everybody? Did you understand? Yo everybody. सर अगर इसी केस में ये क्वेश्चन रहता कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो मोनोपोली मार्केट का है, नो कंपटीशन इन द मार्केट, नो कंपटीशन मार्केट, तो उस केस में कॉस्ट अकाउंटिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए एक चीज़ होती है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब जहाँ पावर प्लांट वगैरह रहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले मोनोपोली इंजॉय करते हैं बेटा, उनका नेचर ही वैसा है कि गवर्नमेंट 10 लोगों को आने नहीं देती, अपने आप मोनोपोली बन जाती है। वहाँ पर भी आपको कॉस्ट डिटरमाइन करने की जरूरत है। आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, कॉस्ट डिटरमाइन करना जरूरी है। अब मोनोपोलिस्ट इज देयर टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कब पता चलेगा बेटा उसको, जब वो अपनी कॉस्ट डिटरमाइन करेगा और सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेगा। सेलिंग प्राइस तो पता है अपफ्रंट दिख कर आ रही, तो कॉस्ट डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोनोपोलिस्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑप्टिमम और एक होता है नॉन ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मोनोपोलिस्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नॉन ऑप्टिमम क्या करता है, बोलता है ठीक है लगती है कॉस्ट उतनी लगने दो, मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा। पर दोनों ही केस में आपको कॉस्ट पता होने चाहिए। पहले वाले केस में कॉस्ट पता हो ताकि आप उसे कम करो, और दूसरे वाले केस में बेटा आपको कॉस्ट पता हो, भले ज़्यादा लग रही हो, आप अब ज़्यादा सेलिंग प्राइस करोगे। तो कॉस्ट का आपको पता होना चाहिए। सेलर तो उस केस में कोई भी प्राइस फिक्स करता है, बिल्कुल करता है ना बेटा, पर उसको ये तो पता चलना चाहिए उसने 100 रुपये प्राइस फिक्स कर दिया, पता चला उसकी कॉस्ट उससे भी ज़्यादा आ रही है, वो तो सोच रहा है मैं 100 रुपये में भी खुश हूँ, लेकिन उसने बड़ा खर्चा कोई अकाउंट करना छोड़ ही दिया। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, 100 करोड़ का प्लांट लिया है, लेके भूल गया, भैया सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं और भैया एंड में उसने डेप्रिसिएशन कोई रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? भले वो उसकी मदद से प्राइस फिक्स नहीं करा, पर कॉस्ट पता करना जरूरी ना। एक मिनट, जतिन सर का मैसेज है। वो आ रहा है ना पुणे, होल्ड करिए 1 मिनट बेटा। चलिए सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? देखिए पीडीएफ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सॉरी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सी आदित्य शर्मा नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मिल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसके क्रिस्प और कंसाइज नोट्स भी आने वाले हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। अभी तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इसकी एक समरी मैराथन हो जाएगा। समरी मैराथन आएगा लगभग आपका मिड दिसंबर में, उससे पहले नहीं आने वाला। उससे पहले तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुनना है, रिवीजन के लिए मैं आपको एक प्रॉपर पार्ट भी दे दूंगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, outline the steps involved in installing a cost system in manufacturing unit. What are the essentials of effective cost system? बेटा अब हमें क्या बताना है कि एक कंपनी कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। सो अब पॉइंट आ चुका है कि हमें एक इफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारी कंपनी में डिप्लॉय करना है। Essential factor for installing cost accounting system.
द बेनिफिट फ्रॉम एनी सिस्टम, देखिए बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप अपनी कंपनी में लगा रहे हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लेकिन भैया ये सिस्टम लगाना कोई आसान टास्क नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए, उसके फ्लो को चेक करने के लिए आपको पर्सन्स लगते हैं बेटा, आपको एडिशनल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, एडिशनल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब आपकी कॉस्ट कम हो, मार्जिनल कॉस्ट कम हो और मार्जिनल बेनिफिट्स ज़्यादा हो। द बेनिफिट फ्रॉम एनी सिस्टम मस्ट exceeds the amount to be spent on it. This depends upon many factors, including the nature of business and quality of management. Before setting up a system for cost accounting, the following factors should be considered. भैया कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऐसे मुंह उठा के बस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने मत चले जाओ। The objective of installing system should be defined, whether it is for introduction of price fixation or cost control. Yes. देखिए ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत वास्ट है बेटा। आप इससे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर सकते हो, मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हो, कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हो बेटा। बस ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो अपना, कि आप इसकी मदद से कॉस्ट और कॉस्ट की मदद से सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो या कॉस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हो। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हो तो बेटा आपको हर एक एरिया को डिटेल में ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे रिडंडेंसी हटानी पड़ेगी, तो और ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट बनेगी। लेकिन अगर आपका काम है कि भैया मैं सिर्फ इसको प्राइस फिक्सेशन के लिए कर रहा हूँ ताकि कॉस्ट पता चल जाए, प्रॉफिट ऐड करके मैं अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लूँ, तो पहले ऑब्जेक्टिव तो डिटरमाइन करेंगे। दूसरा, द सिस्टम शुड बी डिजाइन टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ कंपनी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे हैं तो उसका बेनिफिट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द जनरल ऑर्गेनाइजेशन that is setup of the business should be understood. आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। आप बोलेंगे सर नेचर ऑफ बिजनेस से क्या लेन देन, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो आपको बहुत सारे चेक पॉइंट्स पता होने चाहिए बेटा, जैसे कि मटेरियल कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, मटेरियल कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम रहता है, आपका स्टॉक में इन्वेंट्री में कितना टाइम पड़ा हुआ रहता है बेटा, आपके कस्टमर जो है, ठीक है, वहाँ पे डिलीवरी करने से पहले स्टॉक में कितनी देर पड़ा हुआ है, वेंडर से माल कितनी देर में आ रहा है, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू फ्लो होता है, स्टोर से प्रोडक्शन में कैसे जाते हैं, सारा फ्लो समझना जरूरी। अब यही अगर आप सर्विस इंडस्ट्री देखोगे तो ऐसा नहीं होता है बेटा। मैं सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, MMT मेक माई ट्रिप, बेटा मेक माई ट्रिप वाले क्या करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री, आप वहाँ पे कोई क्वेरी डालते हो, इंक्वायरी डालते हो, वो आपको कस्टमाइज चीज़ बना के दे देते हैं, उनको भी लगती है कॉस्ट बेटा। समझ लो, मान लो कल करके आपको एक टूर पे जाना है, आपको एक वेकेशन प्लान करना है अपना, बराबर है, डिटेल में वेकेशन प्लान करना है, तो उसमें फ्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सारे खर्चे बेटा पता होने चाहिए, फिर वो उसके ऊपर मार्कअप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं बेटा। तो आप समझ रहे हैं, इंडस्ट्री का नेचर समझो और उसके बाद देखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब जैसे अगर मैं MMT के अंदर हूँ बेटा, मेक माई ट्रिप के अंदर हूँ, मेरा काम क्या है, मैं एक एग्रीगेटर की तरह हूँ। मेरा काम क्या है, मेरे पास समझो कल करके रुचिका आती है, रुचिका बोलती है सर मेरे को मनाली घूमने जाना है, तो मैं पूछूंगा बहन बजट क्या है, तो ये बजट बताएगी। तो अब उस बजट में मैं उससे पूछूंगा कि बहन कब जाना है, वो बोलेगी 4 महीने बाद जाना है, तो मैं उसको फिर फ्लाइट के टिकट कितने में होंगे वो पहले यहाँ पे तय करके रखूंगा। फिर उसके बाद उसको 3 स्टार होटल में रहना है, मेरा ऑलरेडी टाइप रहते हैं, वो बात अलग है, मैं इसके अंदर वो कॉस्ट जोड़ूंगा, इसका फूड वगैरह का कॉस्ट जोड़ूंगा, लोकल साइट सीइंग का कॉस्ट जोड़ूंगा, ये सब जोड़ने के बाद 20,000 का खर्चा है। अब मैं बोलूंगा, अब मैं इसके ऊपर अपना मार्कअप ऐड करता हूँ 20-25%, 25,000 रुपये में मैं उसको फिर वो ऑफर पैकेज करूँगा। अब यहाँ पे MMT के लिए जो पूरा केस है ना बेटा, उसने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों लगा रखा है, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं कर सकता। कॉस्ट रिडक्शन कैसे करेगा बेटा, वो तो एग्रीगेटर है, उसको तो 4 जगह से चीज़ें पता है, बस इसकी रिक्वायरमेंट आई है, इसको ऐड करके भैया सर्विस प्रोवाइड करनी है। पर अगर मान लो इसका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन का, तो फिर क्या करेगा, ये अपनी सेपरेट टीम बिठाएगा, हर होटल के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, उनके साथ बेटा नेगोशिएट करेगा, प्राइस कम करेगा। तो आप समझ लो, आपको पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द कंसर्न, दैट इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा शुड बी अंडरस्टूड। द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड शुड बी स्टडीड। यस, आपका प्रोडक्ट कैसा है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पार्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट बेटा एक सर्विस टाइप है तो उसके ऊपर कैसे चार्ज करना, ओवरहेड सारे खर्चे कैसे चार्ज करना, मार्कअप कैसे चार्ज करना,
और अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में तो कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ रहे हो बेटा, आप कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिप्लॉय करने से पहले प्रोडक्ट समझो, प्रोडक्ट का नेचर समझो, उसका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन समझो बेटा, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिटरमाइन करो। आगे, support from the supervisory staff and workmen should be gathered by studying their attitude and behavior। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जब आप अपनी कंपनी में डिप्लॉय करोगे कॉस्टिंग सिस्टम बेटा, तो उसकी शुरुआत ही हो जाती है गेटकीपर से। गेटकीपर के पास माल जैसे आया, आपके पास कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर बेटा सारी एंट्री फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो उसका सपोर्ट भी गैदर करना जरूरी, नहीं तो वो बोलेगा नहीं भैया मैं तो रजिस्टर में करूंगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपने को कुछ समझ, कॉस्टिंग सिस्टम अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भैया आपका आगे के सारे फ्लो रुक जाएंगे ना। सो फॉर दैट मैटर सपोर्ट फ्रॉम सुपरवाइजरी स्टाफ गेट कीपर शुड बी ऑब्टेन। अब भैया स्टोर्स वाला है, उसने माल इशू कर दिया, बोलता है मैं मेरे पुराने रजिस्टर में ही करूंगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए रिकनसाइल करके दे दूंगा। तूने अभी कॉस्टिंग सिस्टम में डाला ही नहीं उसको, तो मेरे आगे की एंट्री कैसे पास होगी, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा इन्वेंट्री लेवल कितना है। क्योंकि भैया मैंने अगर मान लो कॉस्टिंग सिस्टम पे रिलाई करा और तो उसके अंदर एंट्री नहीं डाल रहा, तो स्टॉक तो दिखता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, पता चला स्टॉक आउट हो गया, इधर दिख नहीं रहा, और तुम बाद में बोल रहे अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, आगे नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ एक्सपांशन एंड सीजेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट। वो बोल रहे हैं कि अगर हम कोई एक्टिविटी एनेबल या डिसेबल करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट पे कितना इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। समझो मेरी एक क्लासरूम है जिसका रेंट है 40,000, जहाँ पर बेटा एक टाइम पर बैठते हैं 40 बच्चे। अब मेरे पास 41 स्टूडेंट आया, उसको बिठाने की जगह नहीं है, वो फीस देने वाला है मुझे 10,000। अब क्या उस एक बच्चे के लिए मुझे एडिशनल 40,000 रुपये का क्लासरूम लेना चाहिए क्या? आप बताइए, द आंसर इज नो। तो भैया कई बार आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यही पहले ट्रिगर करके देता था, नहीं अभी आप ऑपरेशन मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन बढ़ाओगे तो आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को मत कंसिडर करो, आपकी फिक्स कॉस्ट ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशनल गोडाउन लग सकता है। ठीक है, आप ये 100 यूनिट का ऑर्डर लोगे, आपको इसके लिए एडिशनल गोडाउन लगेगा, और गोडाउन के लिए आपके ऊपर 11 महीने का कमिटमेंट आ जाएगा, इतना तो आपको धंधा मिलने नहीं वाला है। तो ये चीज़ें भी पता चल जाती है। द मैनर इन विच द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग शुड बी एक्सप्लेन टू वेरियस persons in the concern, especially those in charge for production department, should be designed and awareness for necessity of promptitude, frequency and regularity in collecting of costing data must be created. Again they are saying support of the staff should be gathered. Possibility of integration of cost accounting with financial accounting should be determined. आप कुछ भी कर लीजिए, आप इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे बना रहे ठीक है, लेकिन कुछ आइटम रिकंसिलेशन के रहेंगे, तो आपको अपने पर्सन को भी उतना सिखाना पड़ेगा। बट कोशिश करिए कि दोनों रिकॉर्ड है ना वो रिकंसाइल भी होते रहे अपने आप ही। आप ऐसा सिस्टम बनाइए बेटा कि एंट्री फाइनेंस में भी फ्लो हो रही है, कॉस्ट में भी फ्लो हो रही है, एंड में रिकंसिलेशन भी आपके सामने आ रहा है। 10,000 के लिए 40,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसलिए हमें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। Ensure the accuracy of data collected and the person responsible for making such verification. The procedure for collecting and verification of reliability of information so collected should be verified. Again, किसी भी सिस्टम का बेनिफिट आपको तभी होगा बेटा जब आपको उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। अगर डेटा पंचिंग ही रॉन्ग है तो रिजल्ट भी रॉन्ग ही होगा बेटा। इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत निकलेगा। चाय में शक्कर की जगह नमक डल गया तो बेटा चाय खराब हो जाएगी। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो बस आप जो डेटा डाल रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। द मार्केटिंग सेटअप इज टू बी लुक्ड इनटू डिवाइसिंग सुटेबल कंट्रोल रिपोर्ट।
समझे। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, ये तो हो गया बेटा आपके कौन से प्री रिक्विजिट्स थे। अब इसेंशियल फीचर ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। बेटा सब सही बोलते हैं, ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी। आप जितना सिंपल और इजी टू ऑपरेट चीज बनाएंगे वो उतनी ज्यादा चलेगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हाइक एक सुपर ऐप थी, ठीक है। हाइक एक सुपर ऐप थी जो वीचैट से इंस्पायर्ड थी। वीचैट इज फ्रॉम चाइना, तो हमने हाइक बनाया। हाइक जिसमें जो प्रमोटर थे वो हाइक एप्लीकेशन के, वो बेसिकली सुनील भारती मित्तल के बेटे थे, खुद हैं। तो बेटा हाइक के अंदर ने इतने फीचर्स थे कि वो एक सुपर ऐप था। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। And you see, since last almost 12 years, WhatsApp is there. Almost 12 year, yes. 12 ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10-11 साल से तो है। तो WhatsApp है बेटा, और उसने तब से लेकर अब तक अपने अंदर क्या ही चेंज लाया बताओ। डीपी पहले होता था, आज भी डीपी है। पहले स्टेटस नहीं था, उसने एक स्टेटस का डाला बेटा, बोला 24 घंटे तक अगर आपको कुछ हाईलाइट करनी चीज़ तो बता दो। वहाँ पे बेटा जो कैप्शन आता था, क्या बोलते हैं उसको, वो आज भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है। वॉइस नोट पहले भी आते थे, आज भी वॉइस नोट आते हैं। उसने एक पेमेंट इंटीग्रेट किया और कुछ भी नहीं किया, उसने इतना सिंपल रखा इसलिए चल रहा है। आप गूगल पे को देखिए, गूगल पे ने भी खुद को इतना सिंपल रखा है कि भाई आओ पेमेंट करो जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, कूपन वूपन देना है दे देंगे 2-4 रुपए का, इससे ज़्यादा हमसे उम्मीद मत करो। तो जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, ठीक है। स्मॉल चेंज मतलब बेटा उसने क्या किया, यूआई चेंज नहीं किया, यूजर इंटरफेस चेंज नहीं किया, उसने पीछे से सिक्योरिटी बैकएंड से कोड अपने स्ट्रॉन्ग किए, वो तो छोड़ दो, उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है। मैं बता रहा हूं उसने जो आज से 10 साल पहले जैसे यूज करते थे आज भी वो वैसा ही यूज कर रहा है। आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बंद हो गया था, कुछ 1-1.25 घंटे के लिए हाहाकार मच गई थी चारों तरफ। आप समझ रहे हैं कि बेटा सबको पता करना पड़ा मेटा के ऑफिस में कि क्या हुआ है। तब पता चला कुछ वो सोलर इक्लिप्स था उस दिन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यूज करने के लिए, एग्जैक्टली इसलिए वो चलता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, सिस्टम शुड बी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। Cost accounting should be tailor-made, customized, practical, simple, capable of meeting requirement of business concern. The system of costing should not sacrifice the utility by introducing meticulous and unnecessary details. Standardization of record and cost control system is desired. समझ रहे हो, आप जितना सिंप्लीफाइड दोगे चीज़ें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट ना हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड चाहता है, ये भी एंगल से बताओ वो भी एंगल से बताओ, ये ऐसा समझ लेंगे वैसा समझ लेंगे। फाइनल का बच्चा बहुत मस्त रहता है। फाइनल का बच्चा बोलता है अरे भाई तू ये सिंपल करके दे दे, कैसे शॉर्ट में याद रखना है, 4 चीज़ें लिख दूंगा समझ सब गया। एग्जाम में 4 चीज़ें लिखना कैसे वो बता दे मेरे को, सिंप्लिसिटी, और वही टीचर चल जाता है। इंटर में वो टीचर चलता है जो आपको 4 तरीके से बताएगा अलग अलग एंगल से। फाइनल में वो टीचर चलता है जो कुछ नहीं, नो कट बेटा, नो बकवास, सीधा इतना पढ़ो खत्म करो आगे बढ़ो। समझ गए। चलिए मूविंग हेड। पहली चीज तो है सिंपल होना चाहिए। बेटा सिंपल तो हो पर एक्यूरेट भी हो, नहीं तो तुमने बोला इतना सिंपल बना देंगे कि एक्यूरेट ही नहीं बचा। अरे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। द डेटा टू बी यूज्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी एक्यूरेट, अदरवाइज इट मे डिस्टॉर्ट द आउटपुट। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट बेटा बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन चाहिए।
नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, तो भैया डेटा पंचिंग कहाँ से आएगी। और मैनेजमेंट बोल रहा है मेरे को कोई लेन देन ही नहीं है, तो भैया रिपोर्ट अच्छी जनरेट हो रही, तेरे को उस चीज़ से मतलब ही नहीं। तो भैया मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ईजी बनाओ, एक्यूरेट बनाओ मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट बेटा जो स्टाफ है उसका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेसेसरी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न इज असेंशियल। मैनेजमेंट शुड हैव फेथ इन कॉस्टिंग सिस्टम and should also provide a helping hand for deployment and success development and success. Cost effective, yes भैया सस्ता होना चाहिए, नहीं तो पता चला करोड़ों का सिस्टम डाल दिया, बेनिफिट हो रहा है लाखों में। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग द सिस्टम शुड जस्टिफाई द रिजल्ट। नेक्स्ट पीरियोडिक रिजल्ट। बेटा पीरियोडिकली भी आना चाहिए और ऑन डिमांड भी आना चाहिए। The result should be prepared periodically so that actual cost can be compared with estimated. This would also assist in comparing the result of one product with result of another product. The past record must act as guide for future. समझे? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग एंड सप्लाई ऑफ डेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि आप इसके अंदर अभी डेटा पंच कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं और इसका रिकंसिलेशन या फिर प्रोसेसिंग हो रहा है आराम से, और रिपोर्ट मांग रहे हैं तो 3-3 दिन बाद निकल रहा है। नहीं, क्लिक पर बेटा रिकंसिलेशन, क्लिक के ऊपर अपडेशन और क्लिक के ऊपर रिपोर्ट, तीनों चीज़ें इमीडिएटली होनी चाहिए। ठीक है। इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारी डिमांड के अनुसार चेंज होना चाहिए। अब देखिए बेटा कल करके मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डाला। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम इतनी सर्विसेज देता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वो नहीं चल पा रहा वो बात अलग है, लेकिन बेटा वो इतनी सर्विसेज दे रहा है, आप देखो उसके यहाँ भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा ऑफकोर्स। तो बेटा वो आए दिन कुछ ना कुछ नया लाता है। ओके। अभी वो 2 मिनट बीच बीच में आते रहेंगे। वो होटल बुक कर रहे हैं जतिन सर, 3-4 लोगों का, उनको हेल्प चाहिए थोड़ी। इलास्टिक इन नेचर। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि बेटा आए दिन नए नए प्रोडक्ट निकालता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई नया प्रोडक्ट इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहे और सिस्टम उसको अलाउ ही ना करे। द सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ अडेप्टिंग इटसेल्फ टू ऑल्टर्ड सर्कमस्टांसेस। इजी रिकंसिलेशन विथ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। आप ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाओ बेटा जो ऑटोमेटिकली या तो इंटीग्रेटेड हो, नहीं अगर तो नॉन इंटीग्रेटेड है, पर आपको रिकंसिलेशन भी निकाल के दे दे। क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे रहते हैं जो कॉस्ट में रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे रहते हैं जो फाइनेंस में रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रहती है बेटा जहाँ पे दोनों, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो दोनों जगह रिकॉर्ड होता है, फाइनेंस में भी कॉस्ट में भी, बट दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग होता है। तो ये रिकंसिलेशन प्रोवाइड करते आना चाहिए। चलिए हमने ये देख लिया, इसकी शॉर्ट समरी आपको मिल जाएगी, आप सिर्फ समझ के रख लो, इतना सफिशिएंट है।